हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण के महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो एग्जाम में प्रायः आते रहते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं ये। तो आइए चलते हैं। तो देखिए, एक सामान्य प्रश्न है, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो क्या चीज है ऐसे दोस्तों जो नीला लिटमस जो है उसको लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? तो देखिए, नीले लिटमस को लाल रंग में क्या परिवर्तित करता है? आपके लिए 10 सेकंड का समय है, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करने वाला है अम्ल। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। इसके लिए जो है आप याद रख सकते हैं अनिल। अनिल जो है, इस शब्द से आप याद रख सकते हैं कि अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ये मैंने ट्रिक आपको बताया है, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम में आए तो इसका जो है उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अम्ल क्षार की पहचान करने वाला प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो इसमें चार ऑप्शन है, मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, लिटमस और फिनेप्थिलिन। चार ऑप्शन में आपको सही उत्तर देखना है। चलिए देखिए, 10 सेकंड के लिए टाइम है। आंसर जो है उसे आप जो है कमेंट्स में बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर है लिटमस। लिटमस जो है क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि मेथिल रेड जो है केमिकल है, मेथिल ऑरेंज भी केमिकल है, फिनाप्थिलिन भी केमिकल है। तो लिटमस ही जो है प्राकृतिक सूचक है, और ये जो है किससे बनाया जाता है? लाइकेन से। लाइकेन से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? चार ऑप्शन है, कपड़ा धोने का सोडा, खाने का सोडा, प्रति अम्ल और चूना। प्रति अम्ल जो है एंटा एसिड है दोस्तों, है ना? तो ये चार है, उनमें आप बता सकते हैं कौन सा नाम है। देखिए, इसका आंसर है खाने का सोडा, क्योंकि खाने का सोडा का ही नाम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कहीं कहीं हम इसको क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये इसका फार्मूला है। इस प्रकार से एग्जाम में आए तो आप जो है इसका उत्तर दे पाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लवण और हाइड्रोजन गैस किसके क्रिया से बनता है? तो चार ऑप्शन है, अम्ल और धातु, अम्ल और क्षार, क्षार और धातु, विकल्प ए और बी दोनों। बताइए, 10 सेकंड का टाइम है। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों डी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जब रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे ना अम्ल और क्षार के, उस समय आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि क्षार या अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और साथ में लवण भी बनाता है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक अम्ल का, HCl। और हम लोगों ने देखा था जिंक एक धातु है, जब आपस में अभिक्रिया किया तो ZnCl2 प्लस H2 गैस बनाया हुआ था। उसी प्रकार से जब एक क्षार है NaOH, इसका भी अभिक्रिया हम Zn से करवा देते हैं, जिंक से। ठीक है, तो ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और इसमें भी H2 गैस। ये मैंने अभी संतुलित नहीं किया है, इसे आप इस प्रकार संतुलित कर सकते हैं, यहाँ सामने 2 लगा करके इसे आप संतुलित कर सकते हैं। उसी प्रकार से
अम्ल वाले में भी यहां सामने आप 2 लगाकर के इसे संतुलित कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि लवण और हाइड्रोजन जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तब भी बनाता है, और कोई क्षार से अभिक्रिया करता है धातु के साथ तब भी बनाता है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं अगला ऑप्शन। देखिए, लवण की प्रकृति क्या हो सकती है? प्रश्न अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लवण की प्रकृति क्या हो सकती है? 4 ऑप्शन है: उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या तीनों। चलिए बताने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो है वो है डी। क्यों आंसर डी है? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिया था कि अगर मान के चलिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। परंतु परंतु जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो है एक लवण है, और ये कॉपर सल्फेट लवण जो है बना हुआ है एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से। तो एक क्षारीय मूलक हम लेते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है एक दुर्बल क्षार है। उसी प्रकार से H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यह एक प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल है। और ये जो है क्या है? एक दुर्बल क्षार है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे पहले ही आपको बताया था, जिसका ताकत ज्यादा है ना, वो अपना ताकत दिखाएगा उस लवण में। तो ये लवण बना हुआ है, ये लवण हो जाएगा, प्रबल अम्ल मिला हुआ तो अम्लीय प्रकृति का जो है ये क्या होगा? लवण होगा। उसी प्रकार से अब यहां पास आपने देख लिया अम्लीय प्रकृति का। अगर मान लो इस जगह क्षार प्रबल होता तो जो लवण होता वो क्षारीय प्रकृति का होता, या दोनों के दोनों ही प्रबल होते या दोनों के दोनों ही दुर्बल होते, तो जो प्रकृति होता उसका क्या होता? उदासीन प्रकृति का होता। इस वजह से दोस्तों इसका आंसर जो है डी। क्योंकि लवण जो है उदासीन, अम्लीय और क्षारीय तीनों प्रकृति के हो सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रमेश को पेट में बहुत ज्यादा जलन हो रहा था, ठीक है, या एसिडिटी हो गया था मान के चलिए, ठीक है, जलन हो रहा था, एसिडिटी हो गया था, समझने की कोशिश करेंगे बात को। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे एक दवाई दिया, और वह कौन सी दवाई हो सकती है? हमको अंदाजा लगाना है। 4 नाम ऑप्शन जो दिया हुआ है, और वो कौन सी दवाई हो सकती है। देखिए, पहला है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा है ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए सोचिए, 10 सेकंड बाद हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो सोडियम कार्बोनेट है ना, वो है कपड़ा धोने का सोडा, ठीक है, उसी का ये नाम है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक प्रकार का दुर्बल क्षार है दोस्तों, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? चूना है। उसी प्रकार से ऑक्जेलिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है। तो अगर उस व्यक्ति को, रमेश को जो है पेट में ही एसिडिटी हो गया है, मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, तो उसको क्या देना पड़ेगा? उसको क्षार देना पड़ेगा। तो जब क्षार दिया जाता है तो कोशिश किया जाता है दुर्बल क्षार देने का, क्योंकि प्रबल क्षार देंगे तो वो जो है पेट की समस्या को और बढ़ा सकता है। तो दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, जिसे एंटा एसिड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएच स्केल में कितने मान होते हैं? 4 ऑप्शन है: 1 से 7, दूसरा है 10 पावर लगा हुआ है, 10 का पावर 1 से लेकर के 10 का पावर 14 तक। उसी प्रकार 0 से 14, उसी प्रकार से 1 से 14। तो इसमें आप बताने की कोशिश कीजिए, 10 सेकंड का समय है, फिर इसको देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 0 से 14। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आप देखे होंगे
10 का पावर 0 और यहां से लेकर के 10 का पावर 14 यहां तक के मान को जो है पीएच स्केल बता सकता है। ठीक है। और 10 का पावर जो होता है 7 जो होता है ना, वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए अगला प्रश्न जो है हम देखते हैं। आपके पास दो जलीय विलयन ए एवं बी है। दो प्रकार के विलयन हैं, ए एवं बी। विलयन ए का पीएच मान 6 और विलयन बी का पीएच मान 8 है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो किस विलयन में, यहां पास का मतलब है किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक है, ए में अधिक है या बी में अधिक है। ए का क्या है, यहां पास हम देखेंगे ए का 6 है और बी का क्या है 8। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, विलयन ए, विलयन बी, दोनों ही विलयन में और दोनों में ही नहीं। तो चलिए बताइए 10 सेकंड के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो हमने पढ़ा है, अम्ल जो होता है ना, अम्ल क्या देता है, H प्लस आयन देता है हमके। ठीक है। और जब हम पीएच स्केल पढ़ रहे थे तो 1 से कितना तक का, मतलब 0 से कितना तक का, 0 से 14 तक के मान होते हैं, जिसमें 7 जो है उदासीन होता है और 7 से नीचे वाले अम्ल होते हैं। तो ये आ गया हमारा A6 जो एक अम्ल है। तो इसी में हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो देखिए हाइड्रोजन आयन की मात्रा किस में ज्यादा होगा, ए में। ए में जो है हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होगी दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा ए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। NO3 लवण की प्रकृति क्या है। तो कोशिश करिए, अम्लीय प्रकृति का होगा, क्षारीय, उदासीन या तीनों ही हो सकती है। चलिए देखिए 10 सेकंड के अंदर फिर हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो होगा क्या होगा, तो समझने के पहले कोशिश करते हैं, उसके बाद इसका आंसर हम निकाल लेंगे। तो देखिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, एक लवण है। अब ये लवण किस प्रकार, किससे मिलकर के बना हुआ है, तो ये मिलकर के बना हुआ है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार है। उसी प्रकार से HNO3 एक अम्ल है और दोनों के दोनों ये प्रबल अम्ल है और ये क्या है, प्रबल क्षार है। ठीक है दोस्तों, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों के जो है मिलने से इसका जो है आप देखेंगे NO3 अलग हुआ है और इसका K अलग हुआ है और ये दोनों मिलकर के क्या बना हुआ है, KNO3। अब आपके लिए बताने के लिए आसान हो गया होगा, जब दोनों के दोनों प्रबल हैं उस स्थिति में पावरफुल या किसका शक्ति ज्यादा दिखेगा हमको, किसी का नहीं दिखेगा। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा उदासीन प्रकृति का होगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल वर्षा के रूप में गिरते हैं। ऑप्शन है कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल तथा सल्फोनिक अम्ल। सी है एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और एक्जेलिक अम्ल। चलिए 10 सेकंड है, बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों, देखिए जल से जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना, तो जल से कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पर H2CO3 बनता है, जो एक प्रकार का कार्बोनिक अम्ल है। उसी प्रकार से SO3 जो है H2O से मिलता है, तब H2SO4 बनता है। ठीक है। उसी प्रकार जल से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो अब मिलता है, तब बन जाता है HNO3। तो HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है और H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये जो है कार्बनिक अम्ल है। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए। अब यहां पर सवाल आता है, आप बोलेंगे सर
यहाँ भी जो है हम देखेंगे इस जगह भी नाइट्रिक अम्ल लगा हुआ है, परंतु इस जगह नाइट्रिक अम्ल लगा हुआ है लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, है ना? तो ऑप्शन जो दिया रहता है उसी के अंतर्गत हमें सोच करके किसी आंसर को अपना टिक लगाना है दोस्तों। तो इस जगह आंसर हो जाएगा ए, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो बनते हैं, तो क्या बनता है? लवण और जल, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड, लवण और सल्फर डाइऑक्साइड, लवण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड का समय है, फिर इसमें देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। तो धातु कार्बोनेट जो है क्या होता है, जिसमें कार्बोनेट लगा होता है ना, उसे हम धातु कार्बोनेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम जो है क्या है? धातु है, इसी वजह से ये हो गया धातु कार्बोनेट। अब धातु कार्बोनेट किसी अम्ल से, तो एक अम्ल लेते हैं HCl, HCl से जब यह अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? NaCl। यहाँ का क्लोरीन जो है सोडियम के साथ मिल करके NaCl बना लेगा। उसी प्रकार से और बनेगा H2O, H2O। इस जगह का हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे और यहां से एक ऑक्सीजन लेकर के H2O बना लेगा और साथ में बनेगा CO2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में प्रबल अम्ल नहीं है, तो देखिए निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है, तो क्या चीज जो है प्रबल अम्ल नहीं है? Cl, HNO3, CH3COO, H एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। चारों में बताइए। 10 सेकंड का टाइम। देखिए दोस्तों, इसमें प्रबल अम्ल क्या है और क्या नहीं। तो सबसे पहले तो प्रबल अम्ल के बारे में जानते हैं। क्या होता है प्रबल अम्ल? प्रबल अम्ल ऐसा अम्ल होता है जो आसानी से क्या हो जाता है? आयनीकृत हो जाता है जल में, है ना? आसानी से आयनीकृत हो जाता है, अपने आयन के रूप में आसानी से विभक्त हो जाता है। परंतु ये भी जो है प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है और ये भी प्रबल अम्ल है। तो एसिटिक एसिड जो है CH3COOH, ये जो है पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होता है। CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन इस रूप में होता है, परंतु पूर्णतः पूरी आयन जो है आयनीकृत नहीं हो पाता है। इस वजह से ये प्रबल अम्ल नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? ए 0, 14, 7। इसका जो है आप सभी को मालूम होगा, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। पीएच स्केल के अनुसार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, परंतु कभी कभी जब प्रेशर रहता है ना एग्जाम का, तो सरल प्रश्न भी बन नहीं पाता है ना? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पीएच स्केल के बारे में आप पूरी जानकारी लिए होंगे, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दंत क्षय का कारण क्या है? लार का पीएच कितना हो जाता है? तो देखिए चार ऑप्शन है। 6.5 हो जाना, 7 हो जाना, 5.5 से कम हो जाना, 7.5 से अधिक हो जाना। चलिए बताइए, 10 सेकंड का टाइम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंत क्षय का कारण क्या है? तो लार के पीएच का मान जो है किसे 5.5 से कम हो जाना। ठीक है, हमारे लार का पीएच का मान 5.5 से जब कम हो जाता है तो यह दंत क्षय करने लगता है। इसी वजह से मैंने पहले बताया था आप सभी को, टूथपेस्ट जो है यूज करते हैं, और टूथपेस्ट जो है एक प्रकार का क्या है? क्षार है, जो पीएच को कम नहीं होने देता है और हमारे मुंह के लार का जो है पीएच, हमारे मुंह का पीएच जो है वो संतुलित करके
रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5.5। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, NaCl में अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्रमशः निम्न है। तो क्रमशः निम्न क्या क्या जो है, पहले अम्लीय मूलक आया है, उसके बाद क्षारीय मूलक आया है। तो पहले नंबर पे अम्लीय मूलक होना चाहिए, दूसरे नंबर पे क्षारीय मूलक होना चाहिए। तो देखिए Na और Cl, Cl और Na दोनों ही अम्लीय मूलक हैं, दोनों ही क्षारीय मूलक हैं। तो क्या है दोस्तों, देखिए 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। आपको मैंने बताया था, ये बताया था, अम्ल जो होता है ना, अम्ल जो होता है वो H प्लस आयन देता है और क्षार जो है क्या देता है? OH माइनस आयन। परंतु मूलक की स्थिति में यह बदल जाता है। मूलक के समय क्या हो जाता है? मूलक के समय आपको याद रखना है, अम्ल का क्या चीज? माइनस आयन वाला काम करता है और क्षार का प्लस आयन वाला काम करता है। तो देखिए यहां पास क्या आ जाएगा? अम्लीय मूलक, तो अम्ल का माइनस आयन वाला काम करेगा, इसका मतलब जो है क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? माइनस। तो ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा Cl और Na। क्षार प्लस, है ना, यही आप देखने को मिलता होगा, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है दोस्तों, यहां पास आ जाएगा सेकंड नंबर का बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोई पदार्थ जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, यही विद्युत चलन के लिए उत्तरदायी है, इसे क्या कहा जाता है? इसे चालकता, आयनीकरण, वियोजन या उदासीनीकरण क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, तो हम लोगों ने देखते हैं परिभाषा में पढ़ा 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 हुआ था कि अम्ल क्षार जो है अपने आयनों के रूप में क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं और वियोजित होकर के जलीय विलयन में और वियोजित हो जाते हैं और यही विद्युत चालन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? आयनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनीकरण। तो अगर आता है उत्तर तो उसका जो है प्रश्न इस प्रकार से आएगा, तो आयनीकरण जो है उसका आंसर होगा। इस प्रकार से क्या होगा? आयनीकरण इसका आंसर होगा दोस्तों। तो ये जो है वीडियो आप सभी को अगर अच्छी लगी हो, इस वीडियो को आप जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो जो है चैनल में आपको मिलते रहेगी। तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगर आप पहली बार हैं तो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का थैंक यू।